एवरीवन वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है केंद्रीय कार्यकारी भाग 1। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान के भाग 5 में जो है केंद्रीय कार्यकारी कब कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 78 से तक जो है संबंधित है। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणालियों में कार्यकारी के सबसे महत्वपूर्ण प्रकार राष्ट्रपति के रूप और कैबिनेट के रूप में जो है। भारत में केंद्रीय कार्यकारिणी जो कैबिनेट के रूप में होती है, कौन कौन है इसमें? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी जो इसमें शामिल होते हैं। ये हमारा संविधान का जो है क्या है, भारत के संविधान की फोटो है। अगला हमारा पॉइंट है, संविधान के निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र का विकल्प चुना था। किसका जो विकल्प चुना था उन्होंने? संसदीय लोकतंत्र का, जो संविधान के निर्माता थे, जो ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली का एक संशोधित संस्करण था। किसका? ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली। इसके अनुसार क्या था कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होंगे, लेकिन अपने कर्तव्यों और अधिकारों के निर्वहन में लोगों और मंत्रियों की परिषद से जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ताकत प्राप्त करेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से जो है इन सब के बारे में जो कि अपनी ताकत को जो है प्राप्त करेंगे। संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 53 में निहित है। जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं संघ की, कौन से में है? अनुच्छेद 53 में। और वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो है कला के संदर्भ में लोकसभा के लिए जिम्मेदार मंत्रिपरिषद द्वारा जो है किया जाता है। ये किस में है? अनुच्छेद 75 में। मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, ये किस में? अनुच्छेद 75 में है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है कार्य करने के लिए बाध्य है। किसकी सलाह पे? मंत्रिपरिषद की सलाह पे जो ये क्या होगा? कार्य करने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री के रूप में जो है प्रधानमंत्री का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 74 जो है इसके साथ जो है काम करेगा। चुनाव कला ये किस में आता है? ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचित करने के तरीके से जो है निपटते हैं। 54 और 55 में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। अर्थात क्या होता है इसका अर्थ? एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं इसमें? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के जो 2 सदन होते हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में जो है शामिल होंगे। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी क्या है इसमें हिस्सा लेंगे। दिल्ली और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो हमारे यूटीज हैं उनके जो है क्या है विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी क्या है इसमें हिस्सा लेंगे। और ये कौन से आर्टिकल में लिख रखा है? आर्टिकल 54 में। कला के अनुसार 55 जहाँ तक व्यवहारिक है, राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व की एकरूपता होगी। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 55 में। इसके अलावा समता पूरे भारत और भारत के राज्यों के बीच स्थापित है। समता यानी समानता जो क्या है पूरे भारत और भारत के राज्यों के बीच जो है स्थापित है। एकरूपता के सिद्धांत को प्रत्येक मतदाता यानी विधायक जो होते हैं को देकर प्रभाव डाला जाता है। जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के अनुपात में 1 वोटिंग ताकत होती है। कितनी ताकत होती है? ओनली 1 वोटिंग। इस प्रकार एक विधायक के जो है वोट के मूल्य के लिए सूत्र क्या है? इसमें सूत्र दिया गया है इसका, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट मल्टीप्लाई 1000। क्या है सूत्र इसका? पॉपुलेशन है पूरी और जो स्टेट की जो पॉपुलेशन होती है वो, और गुणा में क्या है 1000, और बटे में क्या आ जाएगा इसके? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो क्या है इसका सूत्र है, एक विधायक के वोट के मूल्य का सूत्र जो है ये दिया गया है। यदि शेष 500 या अधिक है तो इसे 1 के रूप में गिना जाता है। ओनली 1 के रूप में ही इसको गिना जाएगा। यदि यह 500 से कम है तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। 500 से कम है तो नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, इसको माना नहीं जाएगा कुछ भी। और यदि 500 से अधिक है तो इसको 1 माना जाएगा। संघ और राज्यों के बीच समानता का सिद्धांत निम्नलिखित सूत्र द्वारा किया गया है। संसद के वोट के मूल्य के लिए सूत्र है। संसद के वोट के लिए मूल्य के लिए क्या सूत्र है? टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल द एमएलएज की टोटल जो वोट की वैल्यू होती है वो, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज की जो है इलेक्टेड जो एमपीज होते हैं उनकी जो है
संख्या होती है वो, ये जो है कि इसका सूत्र है। ये एक संसद के वोट के मूल्य के लिए सूत्र है। आर्टिकल 55 यह कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? गुप्त मतदान द्वारा जो है किया जाएगा और एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होगा। इस प्रकार अगला चरण कोटा का पता लगाना है। कोटा निम्न सूत्र द्वारा निर्धारित किया गया है। कोटा का सूत्र ये नीचे दिया गया है। नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड +1, नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड +1। ये जो है इसका सूत्र दिया गया है कोटा का। मतदाताओं को वोट डालते समय विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में अपनी पसंद का संकेत देना आवश्यक होता है। यानी कि अपनी पसंद का संकेत मतलब जिसको जो पसंद होगा वो उसी को वोट देता है। प्रथम वरीयता के मतों की गिनती पहले की जाती है। जो सबसे पहले वरीयता होती है उनकी गिनती जो है पहले की जाती है और यदि किसी उम्मीदवार को कोटा मिलता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जो भी उम्मीदवार कोटा ले जाता है उसको जो है निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि किसी उम्मीदवार को कोटा नहीं मिलता है तो जिस उम्मीदवार को कम से कम वोट मिले हैं वह समाप्त हो जाता है। यानी कि जिसके पास सबसे कम वोट होते हैं वो जो है उसमें से लिस्ट में से आउट कर दिया जाता है और दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती की जाती है और शेष उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार तब तक जारी रहती है ये प्रक्रिया जब तक किसी उम्मीदवार को आवश्यक कोटा नहीं मिल जाता। यानी कि जब तक फाइनल अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक जो ये प्रक्रिया लागू रहती है। चुनाव विधि की आलोचना भी की गई है। अप्रत्यक्ष चुनाव की आलोचना कुछ लोगों द्वारा की जाती है जो कि लोकतांत्रिक आदर्शों के अंतर्निहित सार्वभौमिक मताधिकार से कम है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसका समर्थन भी किया गया। कुछ ने तो इसकी आलोचना की है लेकिन कुछ ने क्या किया, इसका समर्थन भी किया है, इसका साथ भी दिया है। क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब समय, ऊर्जा और धन की हानि होता है। दूसरे मंत्रालय में वास्तविक शक्ति निहित है, इसीलिए इसे वास्तविक अधिकार दिए बिना सीधे राष्ट्रपति नियुक्त करना एक विसंगति होगा। चुनाव का विवाद। निर्वाचक मंडल 11वें संशोधन के अनुसार 11वां संशोधन हुआ था, उसके अनुसार क्या है, सीटें खाली होने के कारण होने वाले सभी विवाद उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71 के विचार विमर्श के अधीन होंगे। किसमें? अनुच्छेद 71 में 11वें संशोधन के अनुसार। ये वोट की फोटो है, भारत में चुनाव जैसे होते हैं। योग्यता। राष्ट्रपति कला के रूप में चुनाव के लिए योग्य होने के लिए क्या क्या होना चाहिए उसके पास? 58 में कहा गया है। आर्टिकल कौन सा है? 58। इसमें एक व्यक्ति को क्या क्या करना होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसकी जो है पूरी होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, यानी कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और चुनाव के लिए भी क्या है उसको योग्य होना चाहिए। और फोर्थ है हमारा, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ या कोई कार्यालय नहीं, कार्य के पद पर नहीं हो, यानी कि उसको कोई लाभ का जो है कार्य न मिला हुआ हो, उसके पद पर वो नहीं होना चाहिए। अगला है पॉइंट हमारा कार्यालय की जो है अवधि। राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल जो है उस तिथि से 5 वर्ष का होता है जिस दिन वह अपने कार्यकाल में प्रवेश करता है, यानी कि 5 साल का जो है इसका कार्यकाल होता है। आर्टिकल 56 में कहा गया है ये, लेकिन वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। आर्टिकल 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए जो है पात्र होगा, यानी कि वो दोबारा भी क्या है निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 57 में कहा गया राष्ट्रपति का कार्यालय जो है 2 वर्षों में 5 वर्ष के भीतर समाप्त हो सकता है। 5 वर्षों के भीतर जो क्या है समाप्त हो सकता है 2 वर्षों में। भारत के उपराष्ट्रपति को जो है संबोधित उनके बैंड के तहत लिखित में इस्तीफा, यानी इस्तीफा दे दे तो महाभियोग जो है कि प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के लिए हटाकर जो है इसमें भी जो है उसको हटाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। महाभियोग के लिए भी जमीन कितना, आर्टिकल 61 में संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का यदि वह उल्लंघन करता है तो उसको जो है हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में ये बात कही गई है, संविधान का उल्लंघन करने पर आर्टिकल 61 में। कार्यालय की शर्तें क्या क्या होती हैं? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, यानी कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल
कि किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य या किसी भी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे समझा जाएगा कि जिस दिन वह राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यालय में प्रवेश करता है उस तिथि को उस सदन में अपने सीट को जो है उसको खाली करना होगा, यानी कि वो किसी भी सीट पर एक्स्ट्रा किसी भी सीट पर वो नहीं रह सकता, ओनली उसे राष्ट्रपति की सीट ही मिलेगी। राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य कार्य जो है नहीं रखेगा अपने पास। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 65 में। महाभियोग कैसे लगाया जाता है? राष्ट्रपति को कला के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा जो है हटाया जा सकता है, उसके ऊपर महाभियोग जो है लगाया जा सकता है। किस पर? यदि वह उल्लंघन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन करने पर। प्रक्रिया इस प्रकार है महाभियोग की। इसे संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, यानी कि कोई भी सदन जो है दोनों में से, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन इसको लागू कर सकता है, शुरू कर सकता है। सुरगर की कुल ताकत के 1/4 द्वारा हस्तांतरित संकल्प के रूप में आना चाहिए और कम से कम 14 दिन का नोटिस देने के बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यानी कि कम से कम उसको 14 दिन का नोटिस मिलना चाहिए। किसको? राष्ट्रपति को। इस तरह के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के 2/3 द्वारा पारित किया जाना चाहिए, यानी कि 2/3 सदस्य तो होने ही चाहिए उसमें। किसमें? जो कि महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है उसमें जो है 2/3 जो सदस्य होते हैं उनका सहमत होना जरूरी है। तब आरोप की जांच दूसरे सदन द्वारा भेजी जाती है, यानी कि दूसरे सदन के पास कब भेजा जाएगा? जब एक सदन का जो है 2/3 जो सदस्य उसमें शामिल हैं। यदि अन्य सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, पास कर देते हैं 2/3 बहुमत से, तो ऐसे प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, तो ऐसे प्रस्ताव का क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार मिलता है, यानी कि राष्ट्रपति को यदि अपनी सफाई में कुछ कहना है तो उसको मौका जरूर मिलेगा। रिक्ति, जब राष्ट्रपति का जो है स्थान रिक्त हो जाता है उस टाइम पे क्या करना होता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक रिक्ति के साथ 62 जो निम्नलिखित तरीकों से के कारण हो सकता है। 5 साल के अपने कार्यकाल की समाप्ति पर, यानी कि यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है तब अगर रिक्त होता है पद तो क्या करना चाहिए? उसकी मृत्यु से, यानी कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे क्या करना होगा? यदि वह त्यागपत्र दे देता है तब महाभियोग द्वारा उसे हटाने पर, उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के रूप में उनके चुनाव की रूपरेखा पर, यानी कि इन सब के ये सब जो स्थितियां पैदा होती हैं तब हम क्या करते हैं? जब अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्ति होने वाली है तो पद को भरने के लिए चुनाव की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ देरी में मामले में यदि कुछ टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में तो बाहर जाने वाले राष्ट्रपति को पद पर बने रहना चाहिए, यानी कि कुछ टाइम तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता, न कि खड़े रहने के साथ ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है जब तक कि उनके उत्तराधिकारी कार्यकाल में प्रवेश नहीं करते। अन्य कारणों के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति के मामले में रिक्ति को भरने के लिए एक चुनाव जल्द से जल्द आयोजित किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त हो जाता है तो जल्द से जल्द जो है चुनाव करा लेने चाहिए, और बाद में किसी भी मामले में रिक्ति की घटना की तारीख से 6 महीने बाद नहीं होना चाहिए। इस तरह की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना है? 6 महीने, इससे ज़्यादा टाइम जो है नहीं लगना चाहिए। इस तरह की रिक्ति आने के तुरंत बाद और जब तक एक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक उसका कार्यकाल जो कौन संभालेगा? उसके पद पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। ये जो है किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 65 में। स्थायी रिक्ति के अलावा राष्ट्रपति अस्थायी रूप से भारत, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी अनुपस्थिति के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो सकता है। उस स्थिति में जब तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं कर सकता तब तक जो है उपराष्ट्रपति उन कार्यों का निर्वहन करेगा, यानी कि किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति अपने कार्यों को जो है नहीं कर सकता तो उस टाइम पे उसके कार्यों को कौन कर सकता है? उपराष्ट्रपति को जो ये काम सौंपा जाएगा। उत्तराधिकार का आदेश। प्रेसिडेंसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति के मामले में संसद द्वारा निर्धारित उत्तराधिकार का जो है क्रम भारत का क्या क्या दे रखा है इसमें? पॉइंट 1 है उपराष्ट्रपति है, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश
यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद को खाली कर देता है तो उस टाइम पे या तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर बैठेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को ये कार्य सौंपा जाएगा। और यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हैं तो वरिष्ठ के क्रम पर जो है सबसे जो है उम्रदराज जो होगा सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश उसको जो है उसकी जगह पे बैठाया जाएगा। शक्तियाँ और कर्तव्य क्या क्या हैं? भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संघ की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, क्योंकि वह भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है। भारतीय गणराज्य का प्रमुख किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को। कार्यकारी शक्ति का मुख्य रूप से अर्थ विधायिका द्वारा अधिनियमित कानूनों का निष्पादन है, लेकिन राज्य के कार्यों के कई गुना विस्तार के कारण सभी अवशेष कार्य व्यवहारिक रूप से कार्यकारी के हाथों में चले गए हैं। राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को राष्ट्रपति के नाम पर लिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान अपने विभिन्न प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रपति के हाथों सत्ता का नेतृत्व करता है, यानी कि राष्ट्रपति के हाथों ही जो है सत्ता चलाई जाती है, जो कुछ सीमाओं के अधीन है। प्रशासनिक शक्तियाँ क्या क्या हैं? ये लेडी जस्टिस है, जो आंखों पे पट्टी बांधे हुए न्याय की मूर्ति होती है, उसकी फोटो है ये। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख नहीं होता बल्कि केवल औपचारिक प्रमुख होता है। ये सभी को पता है कि भारत का जो है राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का क्या होता है? वास्तविक जो है प्रमुख नहीं माना जाता उसको। वास्तविक प्रमुख कौन होता है फिर? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार वो केवल क्या होता है? एक औपचारिक प्रमुख ही होता है। इस प्रकार संघ के सरकार के विभिन्न विभागों का प्रभार जो है सभी मंत्रियों के नियंत्रण और जिम्मेदारी के तहत जो है किया जाता है, यानी कि सभी मंत्रियों को जो है विभागों का बंटवारा जो है कर दिया जाता है और राष्ट्रपति प्रशासन के औपचारिक प्रमुख बने रहते हैं। और इस तरह संघ की सभी कार्यकारी कार्रवाइयों को व्यक्त किया जाना चाहिए राष्ट्रपति के नाम पर लिया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रमुख नहीं हो सकता, लेकिन संघ के सभी अधिकारी उसके अधीनस्थ होंगे, यानी कि वास्तविक प्रमुख तो वो नहीं होता, लेकिन जितने भी संघ में अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो सब उसके अधीन कार्य करेंगे। उन्हें संघ के मामलों से अवगत होने का अधिकार होगा। आर्टिकल 78 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 78 में और क्या क्या है? प्रशासनिक शक्ति में राज्य के उच्च गणमान्य व्यक्तियों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति भी शामिल है। हमारे संविधान के तहत राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री, संघ के अन्य मंत्रियों, महान्यायवादी, भारत के नियंत्रण मालिका प्रेक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों को नियुक्त करने की जो शक्ति होगी वो एक संघ, एक राज्य, संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के एक समूह के लिए संयुक्त आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव के अन्य सदस्य जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। ये सब जो है क्या है इसमें शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रपति के पास क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से अपने मंत्रियों को हटाने की शक्ति भी होती है, यानी कि वो अपने तरीके से किसी भी मंत्री को जो है हटा सकता है। भारत के लिए अटॉर्नी जनरल किसी राज्य का राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर संघ या राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, संसद के एक अभिभाषण पर उच्च न्यायालय या चुनाव आयुक्त के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करना होगा, यानी कि ये शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास होती हैं कि वो किसी भी अध्यक्ष को जो क्या है हटा सकता है, किसी भी मंत्री को जो वो हटा सकता है, लेकिन ये सब कार्य जो है कैसे करना होगा? अपने विवेक का जो वो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो है मंत्रिपरिषद की सलाह तो लेनी ही होगी। आगे है हमारी सैन्य शक्तियाँ। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होती हैं, यानी कि जो रक्षा बल होते हैं हमारे थल सेना, वायुसेना, जल सेना जो भी है ये, तो इन सब की जो है कमान किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। वह सेना, नौसेना, वायुसेना के सेवा प्रमुखों की नियुक्ति करता है, यानी कि इनमें जो बड़े होते हैं अध्यक्ष, उन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और युद्ध को समाप्त करता है, और युद्ध को समाप्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और शांति को समाप्त करता है, और शांति को समाप्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। हालांकि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में सैन्य शक्ति का प्रयोग नियंत्रित होता है। कानूनों से क्या होता है? सैन्य शक्ति का जो प्रयोग नियंत्रित होता है।
ये हमारी भारतीय सैन्य शक्तियाँ हैं। डिप्लोमेटिक पावर, भारत के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो है भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राजदूत प्राप्त करते हैं। संसद द्वारा अनुसमर्थन के अधीन अन्य देशों के साथ सभी समझौते और संधियां उसके नाम पर जो है की जाती है। सभी किसी भी देश के साथ कोई समझौता करना है या फिर किसी देश के साथ कोई संधि करनी, तो ये सब क्या है? उन्हीं के नाम पर जो है की जाती है। हमारी विधायी शक्तियाँ, भारतीय राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ निश्चित रूप से उनके नाम पर मंत्री की सलाह के अनुसार संसद द्वारा अनुसमर्थन के अधीन है। मंत्री की सलाह पर जो क्या है? अनुसमर्थन के अधीन है। राष्ट्रपति के पास संसद के सदनों को बुलाने या उनका प्रचार करने और निचले सदन को भंग करने की जो है शक्ति इसके पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। वह उनके बीच गतिरोध के मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों को यानी कि एक साथ वो बैठक के लिए बुला सकता है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। कब? जो है प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों के जो है संयुक्त सत्र को संशोधित करता है। संयुक्त सत्र मतलब दोनों को इकट्ठे बुलाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति को किसी भी समय सदन या उनके संयुक्त बैठक को संबोधित करने और इस उद्देश्य के लिए सदस्यों की जो है उपस्थिति की आवश्यकता का अधिकार है। किसी विलंबित विधेयक या किसी अन्य मामलों के संबंध में संसद के किसी भी सदन को अधिकार के अलावा संदेश भेजे। राष्ट्रपति को संसद में सदस्यों को राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य, यानी कि राज्यसभा में कितने होते हैं? एंग्लो इंडियन 12 और जो है ये लोकसभा में कितने होते हैं? 2, जो नामित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है नामित किया जाता है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखी जाने वाली कुछ रिपोर्ट और बयानों का जो है कारण बन सकता है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, सिवाय वह तब तक दोनों सदन स्तर में हो, यानी कि कब तक वो अध्यादेश जारी कर सकता है? जब तक कि दोनों सदन जो है सत्र में हों। कुछ विधेयकों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति का पिछला अनुमोदन आवश्यक है। कुछ जो है विधेयकों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति का जो पिछला अनुमोदन देखा जाएगा, उसी के आधार पर जो है उनको विधेयकों को जो है पेश किया जाएगा। उदाहरण के लिए धन विधेयक और वित्तीय विधेयक जो है इनमें पिछला डाटा जो उनका देखा जाएगा। धन विधेयक और वित्त विधेयक ये बिल हैं हमारे। ये बिल राष्ट्रपति के अंतिम आरोहण पर ही एक अधिनियम बन जाता है। अंतिम आरोहण पर क्या है? ये अधिनियम बन जाता है, यानी कि उसकी अंतिम मोहर किसकी होती है? राष्ट्रपति की। वित्तीय शक्तियाँ, हमारी वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या हैं जो राष्ट्रपति को मिली होती हैं? वो क्या क्या शक्तियाँ हैं? देखिए, वित्तीय शक्तियाँ जो है वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति के नाम पर संसद के समक्ष बजट रखा जाता है, यानी कि संसद के जो है सामने बजट को रखा जाता है। उनकी सिफारिश पर ही संसद में धन विधेयक पेश किया जाता है। किनकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही जो है धन विधेयक जो है संसद में पेश किया जाएगा। वह केंद्र और राज्यों के बीच आयकर प्राप्तियों का हिस्सा वितरित करता है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में वितरण भी कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति ही करता है। आगे हैं न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास कुछ मामलों में सजा, निरसन, राहत या सजा देने या निलंबित करने, हटाने या हंगामा करने की जो शक्ति है, ये सब शक्तियाँ किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास हैं। वह केवल कुछ मामलों में ही सजा काट सकता है। वह केवल मौत की सजा को माफ़ कर सकता है, यानी यदि किसी को आखिरी में मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया गया है तो उसको माफ़ करना सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है? ओनली राष्ट्रपति के हाथ में है। वही उसको जो है माफ़ कर सकता है। वह उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस प्रकार महान न्यायिक संरक्षण प्राप्त करता है। वह सलाह के लिए संवैधानिक कानून के किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय में संदर्भित करता है। हालांकि सलाह उस पर बाध्यकारी नहीं है, यानी कि ये सलाह उस पर हम थोप नहीं सकते, वो अपने विवेक का जो है प्रयोग कर सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ।
राष्ट्रपति के पास प्रत्येक मामले में आपातकाल घोषित करने की 3 प्रकार की आपात स्थितियों को जो है पूरा करने की शक्ति है। 3 प्रकार की जो है ये आपातकालीन शक्तियाँ हैं किसके पास? राष्ट्रपति के पास। पहला पॉइंट है हमारा, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जा सकता है। यानी किसी बाहरी देश ने यदि आक्रमण कर दिया है उस टाइम पे, यदि किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो उस टाइम पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सेकंड पॉइंट है हमारा, किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण आपातकाल। यानी कि संवैधानिक मशीनरी जो हमारी ख़राब हो गई है, विफल हो गई है किसी कारण से, तो उस टाइम पे भी जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल लगा सकता है। नंबर थर्ड है हमारा, देश की वित्तीय स्थिरता या ऋण के लिए खतरे से उत्पन्न वित्तीय आपातकाल। यानी कि वित्तीय स्थिरता जो सही नहीं है, ऋण के लिए यदि गरीबी ज़्यादा है, खतरे से उत्पन्न वित्तीय जो है आपातकाल जो है उस टाइम पे भी जो क्या है? वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।